नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर वैदिक कालीन प्रमुख यज्ञ। तो उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से यज्ञ प्रचलित रहे हैं, तो उन सभी यज्ञों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। हाँ, उससे पहले एक चीज और कहना चाहेंगे आप सभी को कि देखिए दोस्तों, ये जो पूरी वीडियोस बनाई जा रही हैं, ये स्पेशली एनसीईआरटी बेस्ड ही बनाई जा रही हैं या फिर कोई ऑथेंटिक कोचिंग के नोट्स से रिलेट करके ही बनाई जा रही हैं। मेरा अपना कोई पर्सनल वो नहीं है। हाँ भाई, अगर जैसे कोई थोड़ी बहुत भी दिक्कत है तो वो भाई एनसीईआरटी डिपार्टमेंट में जाए, वहाँ पे अपने जो भी चिंताएं हैं उसे व्यक्त करें, और ज़्यादा नॉलेज है तो अपने रिसर्च जो वहाँ पे है प्रस्तुत करे। एनसीईआरटी की टीम उसके रिसर्च सुनेगी और परिवर्तन क्या पता शायद कर दे। अगर वहाँ से परिवर्तन होगा तो बुक और सिलेबस में परिवर्तन होगा और हर जगह परिवर्तित दिख जाएगा। ठीक है, अगर इतना कर सकता है तो। और उसका एड्रेस हर कोई पता है, एनसीईआरटी एड्रेस आपको जाना है, अरविंदो मार्ग न्यू दिल्ली में पड़ता है। तो जाइए वहाँ पे। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्वायत्त संस्थान में से काउंट किया जाता है एनसीईआरटी डिपार्टमेंट। तो वहाँ जाइए, आप परिवर्तित कराइए और बाकी आपके नॉलेज को सलाम रहेगा। ठीक है, अगर आप इतना कर पाते हैं और एनसीईआरटी अगर सिलेबस चेंज कर देती है तो अच्छी बात है, पूरा का पूरा देश वही सिलेबस पढ़ेगा। लेकिन हाँ, मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि भारत सरकार किस चीज़ को सही मानती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस चीज़ को अप्रूव करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस चीज़ को अप्रूव करेगी वही सिलेबस पूरे भारत वासी को पढ़ना पड़ेगा। आपका अपना खुद का चाहे जितना बड़ा विचार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप में ज़्यादा परिवर्तन करने की चाह है तो बिल्कुल आप जाइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके लिए ऑप्शन देती है। आइए, उनका जो रिसर्च टीम है उससे डिबेट करिए। बाकी वहाँ पे सारी चीज़ें हैं, अपने साक्ष्य दीजिए। अगर परिवर्तन करने योग्य होगा तो परिवर्तित किया जाएगा सिलेबस में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर वैदिक कालीन प्रमुख यज्ञों के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप लोग अगर उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था जानना चाहते हैं तो देखिए, राजनीतिक व्यवस्था क्या बोला है कि उत्तर वैदिक काल में सभा समिति जो रही है संस्थानें, सभा समिति विदत हुआ करती थी। अब उनका धीरे धीरे क्या हो रहा था, जो पार्टिसिपेशन हो रहा था वो कम हो रहा था। ये आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसमें आप देखते हैं तो जैसे कि जो विदत होती थी उसका नामो निशान खत्म हो चुका था। सभा और समिति का जो प्रभाव था वो धीरे धीरे क्षीण हो रहा था। और सभा और समिति की अगर हम बात करते हैं तो हमने बताया था सभा का जो काम होता था वो बंटवारे का काम करती थी, वहीं समिति वयस्क लोगों का हुआ करती थी। और साथ ही साथ अगर विदत की बात करते हैं तो वो न्याय का काम करती थी विदत। लेकिन जब हम आगे देखते हैं तो यही सेम चीज जब उत्तर वैदिक काल में ही पूरे के पूरे प्रोसेस आपको देखने को मिल रहा है। तो क्या हो रहा है, जो सभा समिति है उसका प्रभाव कम हो रहा है, विदत का नामो निशान खत्म हो चुका है। तो ऐसी जगह में आप जब देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि समाज में प्रभावशाली जो वर्ग था उसका वर्चस्व बढ़ना शुरू हो चुका था। कहाँ पे, सभा और समिति में जो थी, तो वहां पे आप देखेंगे तो जो वर्चस्व बढ़ा तो किसका बढ़ा, प्रभावशाली वर्ग का। और स्त्रियों का जो प्रवेश है वो वर्जित कर दिया गया था उत्तर वैदिक काल में। अब राज्यों के आकार में वृद्धि से राजा उत्तरोत्तर शक्तिशाली होता चला गया। ठीक है, जैसे जैसे देखिए क्या हो रहा है, पहले जन होते थे, फिर जनपद हुए, फिर आगे चल के आप महाजनपद पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आप साम्राज्य पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखना है, कौन सी चीज किस कॉन्टेक्स्ट में बोली जा रही है, ये बात हमेशा याद रखना है। और किस चीज की बात किस कॉन्टेक्स्ट में की जा रही है और कहाँ पे क्या बोलने के लिए वो चीजें हैं, आपको वो सारी चीजें बस पता होनी चाहिए साथियों। नेक्स्ट अगर हम बात करते तो हमने क्या बताया है कि राजा जो होता था वो धीरे धीरे शक्तिशाली होता चला जा रहा था, क्योंकि जो उसके राज्य का आकार है वो जन से जनपद बना, फिर जनपद के बाद महाजनपद बनेगा, फिर उसके बाद साम्राज्य बनेगा। तो इससे क्या हो रहा है, राजा का जो पावर है वो ऑटोमेटिक बढ़ रही है। और जो आप देखते हैं जो सत्ता पहले प्रजाश्रित थी, मतलब पब्लिक डिपेंडेंट हुआ करती थी, मतलब पूरी पूरी जनता पे निर्भर हुआ करती थी। मतलब सरकार जो राजा होता था वो जनता पे निर्भर होता था। अब वो कैसा होने लगा, तो प्रदेशाश्रित बोल सकते हैं, मतलब स्टेट डिपेंडेंट कह सकते हैं। ठीक है, और जो राजा होता था वो कबीलों पर शासन करते थे पहले, पर उनके प्रमुख क्या होते थे, कबीले राज्य के प्रदेश के अभिन्न अंग समझे जाने लगे। ठीक है, तो क्या होने लगे, जो पहले कबीला होता था, तो जो जिस कबीले से राजा होता था
अब वो उस कबीले का क्या हो गया, वो प्रदेश का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट समझा जाने लगा। मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं को एक तरीके की राजधानी के तौर पे। जैसे आप देखते हैं स्टेट है, स्टेट में बहुत सारे शहर हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जिसे माना जाता है वो राजधानी को माना जाता है। क्योंकि राजधानी में आप देखते हैं तो पावर ऑफ सेंटर स्टेब्लिश की जाती है, आज के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अगर आप चीजें रिलेट कर पाते हैं तो। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वहीं आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप देखें तो पंचाल, पंचाल आप देख सकते हैं तो पहले ये क्या होता था, जन कबीले का नाम था, लेकिन जो एक है ना प्रदेश विशेष का, फिर ये धीरे धीरे एक नाम हो गया। ठीक है, तो वहीं अब हम बात करते हैं साथियों, जो इम्पोर्टेंट आज का हमारा टॉपिक है वो उत्तर वैदिक कालीन प्रमुख यज्ञों की बात कर लेते हैं। तो इसमें पहला जो यज्ञ आता है राजसूय यज्ञ बोलते हैं। ठीक है, अब राजसूय यज्ञ क्या था, तो ये राजा के राज्याभिषेक हेतु होता था राजसूय यज्ञ। इस अनुष्ठान में यज्ञ से प्रजा को यह विश्वास हो जाता था कि उसके सम्राट को दिव्य शक्ति मिल गई। मतलब जैसे ही कोई राजा मान लीजिए अगर ये यज्ञ करवा लेता है राज्याभिषेक के टाइम, और इससे क्या हो जाता है कि जो प्रजा में एक मैसेज चला जाता है कि क्या हो गया है कि जो सम्राट है उसको दिव्य शक्ति मिल गई है, और इसमें सोमरस नामक जो मादक पदार्थ है, ठीक है, तो उसको पिया जाता था। मादक पदार्थ मतलब एक तरीके की नशीली, मतलब जैसे आज के टाइम वाइन वगैरह होता है वैसे सोमरस हुआ करता था उस टाइम पीरियड में। ठीक है, आज भी लेकिन देखिए लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, सोमरस वगैरह के वो कर लेते हैं। और एक खास बात ये होता था कि इस अवसर पे जो राजा है वो रत्नियों के घर जाता। अब ये रत्निन कौन होते हैं, तो याद रखना है कि वैदिक काल में राजा के प्रशासनिक सहयोगी अधिकारी जो होते थे उन्हें रत्निन कहा जाता था। राजा के प्रशासनिक मतलब जैसे आज के अगर मान लीजिए राजा है तो उसके कुछ मंत्री रहे होंगे जो उसकी हेल्प करते रहे होंगे प्रशासन में, ठीक ना, गवर्नेंस एक्टिविटीज में, तो उन्हें क्या बोला गया, उन सभी प्रशासनिक सहयोगी अधिकारियों को रत्निन कहा जाता था। कब, वैदिक काल में। ठीक है, तो हम लोग उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली वही रहेगा। तो वो चीजें जो रत्निन है तो ये क्या होते थे, राजा के सहयोगी अधिकारी होते थे। तो राजा रत्नियों के घर जाता था, कब जाता था, तो याद रखना है राजसूय यज्ञ के समय कहा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जो अगला यज्ञ है साथियों वो है अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ भी बहुत फेमस है, तो इसे याद रखना है। इस यज्ञ में राजा द्वारा छोड़ा गया घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों में बिना प्रतिरोध के गुजरता था, मतलब राजा होता था, यज्ञ करता था, उसके बाद अपना एक अश्व छोड़ देता था। ठीक है, अब वो अश्व क्या होता था, जहां तक घूमते हुए चला जाए जिस जिस क्षेत्र में, तो वो पूरा का पूरा उन सभी क्षेत्रों पे राजा का एक छत्र राज्य समझा जाता था। एक छत्र राज्य मतलब अब्सोल्यूट कंट्रोल बोलते हैं जिसे, मतलब अब यहाँ पे सिर्फ उसको कोई विरोध करने वाला नहीं है उस क्षेत्र में जहां जहां वो घोड़ा जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है, अर्थात यह यज्ञ शक्ति प्रदर्शन का द्योतक कह सकते हैं। मतलब एक तरीके कहा जा सकता है जब ये अश्वमेघ यज्ञ होता था तो इससे ये पता चलता था कि कोई राजा अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए ये यज्ञ कराता था, अश्वमेघ यज्ञ। ठीक है, यह राजकीय यज्ञों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, मतलब अश्वमेघ यज्ञ को सबसे ज्यादा क्या माना गया है, प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण माना गया है जितने भी राजकीय यज्ञ किए जाते हैं। राजकीय यज्ञ मतलब जो राज्य द्वारा या फिर एक राजा द्वारा कराए जाने वाले यज्ञों में से सबसे जो महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध यज्ञ है वो अश्वमेध यज्ञ है। ठीक है, इतना याद रहेगा। नेक्स्ट अगला जो आता है यज्ञ तो वो है वाजपेयी यज्ञ। याद रखना है, वाजपेयी यज्ञ मतलब इसके लिए कहा जाता है कि इस यज्ञ में राजा रथों की दौड़ का आयोजन करता था। मतलब जो चैरियट्स होते हैं, चैरियट मतलब रथ होता है, उसकी दौड़ का आयोजन होता था जिसमें राजा को सहयोगियों द्वारा विजयी बनाया जाता था। मतलब जो राजा के सहयोगी होते थे उसकी हेल्प करते थे किसमें, विजय होने में। ठीक है, और यह यज्ञ विशेषतः खाने पीने से जुड़ा होता था। ठीक है, तो याद रखना वाजपेयी यज्ञ किससे जुड़ा होता था, तो खाने पीने से जुड़ा होता था। और इसमें क्या होता था, तो रथों की दौड़ का आयोजन होता था और इसमें राजा के सहयोगियों द्वारा विजय दिलाई जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो एक और यज्ञ प्रचलित है, उसे बोलते हैं अग्निष्टोम यज्ञ। इस यज्ञ में भी सोमरस पिया जाता था और कहा जाता था कि अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। मतलब सोमरस मतलब वही मदिरा हो गया, और साथ ही साथ क्या बोला जाता था कि अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। इस यज्ञ से पूर्व
याज्ञिक और उसकी पत्नी को 1 वर्ष तक सात्विक जीवन व्यतीत करना होता था। मतलब सोचिए, इस यज्ञ से पूर्व, पूर्व मतलब पहले, मतलब जब आप अग्निष्टोम यज्ञ करने जा रहे हो तो उससे 1 साल पहले आप क्या करेंगे, जो करवा रहा है यज्ञ वो और उसकी पत्नी 1 वर्ष तक सात्विक जीवन व्यतीत करना होता था। ये खास बात था किसका, अग्निष्टोम यज्ञ की। अब देखिए एक चीज और आप लोग को समझना है, जब हम पढ़ते हैं वैदिक काल तो हमने क्या पढ़ा, वेद हैं, वेद के बाद क्या आते हैं आप देखते हैं तो ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, फिर उपनिषद आते हैं, अरण्यक आते हैं, फिर सूक्त आते हैं, धेता आते हैं, उपवेद आते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। तो अगर हम बात करते हैं ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐत्रेय है। कौन सा है, ऐत्रेय है। और ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में आप देखते हैं तो शासन की कुछ प्रणालियों का उल्लेख मिलता है। तो मतलब उस समय है ना, वैदिक काल के टाइम पीरियड में कौन कौन सी शासन प्रणालियां प्रचलित रही हैं और उनके नाम क्या दिए गए हैं, ये आपको याद रखना है। तो जैसे देखिए, अगर पूर्व में, अगर आप पूर्व की दिशा में देखते हैं तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, शासन प्रणाली के तौर पे जो राज्य होता था उसे साम्राज्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था, साम्राज्य कहा जाता था। यही आप देखते हैं मगध साम्राज्य, इस तरीके का आपका नामोल्लेख मिलता है अगर पूर्व की दिशा में देखते हैं, भारत के पूर्व में। ठीक है, अगर वहीं हम बात करते हैं, जो साम्राज्य होता था राज्य को कहा जाता था, और जो राजा होता था उसे सम्राट कहा जाता था। कौन सी दिशा की बात कर रहे हैं, पूर्व की। वहीं जब हम बात करते हैं पश्चिम की, तो पश्चिम में जो राज्य को स्वराज्य कहते थे। क्या कहते थे, स्वराज्य। और जो वहां का शासक होता था उसे स्वराट कहा जाता था। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं उत्तर दिशा की, तो देखिए उत्तर दिशा में जो राज्य होता था उसे वैराज्य कहते हैं। क्या कहते थे, वैराज्य। और जो वहां का शासक होता था उसे विराट कहा जाता था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दक्षिण में, तो दक्षिण का जो राज्य होता था उसे भोज कहते थे। क्या कहते थे, भोज। और जो राजा होता था उसे भोज कहा जाता था। क्या कहा जाता था, भोज। और यही बात है, आप देखते हैं तो मध्य प्रदेश का ये जो मालवा वगैरह का क्षेत्र है वहां राजा भोज वगैरह आप, ये शब्द आपको मिल जाता है उल्लेख के तौर पे अगर बात करें तो। नेक्स्ट वही हम बात करते हैं मध्य देश में, तो मध्य देश में आप देखते हैं तो राज्य को राज्य के ही नाम से जाना जाता था और राजा को राजा के ही नाम से जाना जाता था। किसमें, मध्य देश वाले क्षेत्र में। ठीक है, इतना याद रख लेना है। और देखिए ये आपको याद रखना, ये आई थिंक आ सकता है क्वेश्चन अगर पूछा जाए, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार पूर्व में जो राजा है उसे किस नाम से जाना जाता था, पूर्व दिशा के राजा को, तो याद रखना है सम्राट के नाम से जाना जाता था। और उसका जो राज्य था वो साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। वहीं पश्चिम में आप देखते हैं तो स्वराज्य के नाम से जाना जाता था और राजा को विराट के नाम से जाना जाता था। और उत्तर में क्या है, वैराज्य। और वैराज्य उसका जो साम्राज्य होता था, जो एरिया होता जिस पे रूल करता था उसे वैराज्य कहते थे। और जो राजा होता था वो विराट के नाम से जाना जाता था। और दक्षिण के जो राजा होते थे उसे भोज के नाम से जाना जाता था और उसका जो राज्य क्षेत्र था उसे भोज्य के नाम से जाना जाता था। जबकि मध्य देश का जो राज्य था वो राज्य के ही नाम से था और राजा को राजा के ही नाम से जाना जाता था। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी साथियों। और देखिए मेरा एक ही चीज कहना है कि आप जो भी चीजें पढ़िए समझ के पढ़िए और उन्हीं चीज को पढ़िए जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमाणिक मानती है। ठीक है, क्योंकि देखिए आप अगर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी चीज, तो सरकारी चीजों में सरकारी चीजों का महत्व रहता है, ये बात याद रखना है। मतलब जो गवर्नमेंट के डेटा हैं वही सबसे प्रमाणिक माने जाते हैं। सरकार जिस चीज को सही मानती है वही चीज सत्य है, बाकी चीजें सब व्यर्थ हैं। ठीक है ना, तो अगर सरकार ने जिस चीज को कह दिया हाँ ये चीज सही है तो सही है। सरकार मतलब किसी व्यक्ति विशेष पार्टी की नहीं बात कर रहे हैं, सरकार मतलब भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर आप कोई भी काम करते हैं, जॉब पाते हैं, कुछ भी करते हैं तो आप भारत सरकार के लिए हैं। ठीक है ना, अपॉइंटेड होते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए हैं। तो याद रखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परे आप नहीं है, जो कुछ है तो भारत सरकार है। और भारत में रहते हो तो भाई भारत सरकार के आप अगेंस्ट नहीं हो, भारत सरकार ही सब है, भारत सरकार ही आपको बताएगी क्या करना है। ठीक है ना, तो अगर आप वो चीजें हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो चीज प्रमाणित कर दिया तो वही सत्य है। ठीक है, तो मिलते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जानते हो किससे कंट्रोल होते हैं, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से चलती है और देश संविधान से चलता है। तो ये अच्छी बात है।
पढ़ाई करिए, मन लगा के चीजें समझिए। रटने से बेहतर आप चीजें समझिए कैसे चीजें हो रही हैं, और कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है, किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सी चीज कही जा रही है, किस परिप्रेक्ष्य में कही जा रही है। जब तक पूरी चीजों का ज्ञान हो तभी बेहतर होता है। अगर पता चला कि ना जान नहीं रहे हो, आधा सुना कूद पड़े, भाई साहब पहले जान तो लो, पहले पूरा लॉजिक जानो, पूरा टॉपिक जानो, किस नरेशंस में चीजें चली आ रही हैं, किस तरीके से आ रही है ना। अगर मान लीजिए हम पूरा पूरा स्केड्यूल्स बना रहे हैं, सोचिए पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, फिर उसके बाद आप देखते हैं तो 16 महाजनपदों का काल, जैसे बुद्ध काल के नाम से जाना गया। फिर उसके बाद आता है इतिहास में आप देखेंगे तो मगध साम्राज्य आता है, फिर मौर्य काल आता है, उत्तर मौर्य काल आएगा। तो ऐसे पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, हिस्ट्री चलती है अपनी, एंशियंट हिस्ट्री। तो वो याद रखना है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।